ये मूवी अब तक की एलियन बेस्ड मूवीज में सबसे सुपर है। कहानी का बैकग्राउंड वर्ष 2120 में सेट है, जिसमें कुछ एलियन क्रीचर पृथ्वी पर आ जाते हैं और वे जो तबाही मचाते हैं, आपकी आत्मा बाहर निकल आएगी। मूवी के शुरू में एक अंतरिक्ष यान मार्जिनो वापसी यात्रा पर था। तभी जहाज के भीतर अचानक तेज सायरन बज उठा। सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे ब्रायन नामक इंसान ने हमेशा की तरह अपने साथियों की चीख पुकार को नजरअंदाज कर दिया और जहाज के नियंत्रण से बाहर होने की सूचना कंपनी तक पहुंचा दी। इसके बाद उसने अपनी भुजाओं से एक वेल्डिंग टूल निकाला और ठंडे भाव से कंट्रोल रूम के दरवाजे को मजबूती से सील करने लगा। पास खड़ी औरत अभी उसे कोस भी नहीं पाई थी कि अचानक पीछे से भयानक दहाड़ सुनाई दी। कुछ ही पलों में बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा गया, लेकिन एलियन ने ब्रायन को बख्शा नहीं। वह जोरदार टक्करें मारकर कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ने लगा। दरवाजा धीरे धीरे टूटने लगा। तभी ब्रायन ने अपनी रिपोर्ट पूरी की और आराम से खड़ा हुआ। असल में वहाँ एक और ज्यादा मजबूत हाइबरनेशन पॉड था। एलियन दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुका था, मगर बिना किसी डर की भावना के ब्रायन समय रहते पॉड में घुस गया। अब चाहे एलियन कितना भी हमला करे, वह पॉड को तोड़ नहीं सका। उधर बिना संचालन के छोड़ा गया अंतरिक्ष यान नियंत्रण खो बैठा और सीधे पृथ्वी की ओर गिरने लगा। असल में यह जहाज वेलैंड कंपनी के आदेश पर पूरे ब्रह्मांड में जीवित प्राणियों को पकड़ने के मिशन पर निकला था। ब्रायन जिस कार्गो की रिपोर्ट कर रहा था, वह इन्हीं खतरनाक जीवों से भरा था। जहाज में न केवल चेहरे पर चिपकने वाले परजीवी थे, बल्कि और भी कई भयानक अज्ञात प्राणी मौजूद थे। अब सवाल यह था कि वेलैंड कंपनी ऐसा क्यों कर रही थी? दरअसल उस समय वेलैंड अभी सर्वशक्तिशाली ब्रह्मांडीय साम्राज्य नहीं बना था। पृथ्वी पर उसके साथ और 4 कंपनियां मिलकर शासन कर रही थी। इस तकनीकी कंपनियों के राज वाले दौर में इंसानों के अलावा और भी जीवन रूप थे। मैकेनिकल रूप से मजबूत किए गए, बायो ह्यूमन कृत्रिम किए गए। कौन सी तकनीक आगे बढ़ेगी, यही भविष्य के ब्रह्मांड के शासक का फैसला करेगी। लंबी प्रतिस्पर्धा के बाद सबसे पहले सफलता वेलैंड को नहीं, बल्कि प्रोडिजी कंपनी को मिली, जो हाइब्रिड मानवों पर काम कर रही थी। कंपनी का मुखिया प्रोडिजी था, जो देखने में एक टीनेज लड़का लगता था। एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित छोटी लड़की वेंडी इस प्रयोग की पहली सफल हाइब्रिड बनी। जल्द ही इस ड्रीम आइलैंड लैब में और 5 हाइब्रिड बच्चे बनाए गए। लेकिन वेंडी अब भी सबसे खास थी। उसका एक बड़ा भाई मार्टिन था, जो आर्मी में मेडिकल सोल्जर था, लेकिन गोपनीयता समझौते के कारण उसे वेंडी के हाइब्रिड बनने की जानकारी नहीं थी। वेंडी केवल कैमरों में ही अपने भाई को देख सकती थी। एक दिन उसने देखा कि उसका भाई आर्मी से इस्तीफा मांग रहा है। असल में मार्टिन को सेना में रहना पसंद नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे रोबोटिक अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी। इसी दौरान मार्टिन जब ट्रेनिंग कर रहा था, अचानक आकाश से भयानक धमाका सुनाई दिया। वह जहाज जिसमें खतरनाक एलियन प्राणी भरे थे, लंबी यात्रा के बाद अंततः पृथ्वी पर आकर टकरा गया। शहर के बीचों बीच विशाल काले धुएं का बादल उठ खड़ा हुआ और सेना तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। अभी तक इस्तीफा न देने वाले मार्टिन को भी मजबूरी में बचाव कार्य पर जाना पड़ा। सेना ने तुरंत भीड़ को हटाना शुरू किया और फिर एलायंस ने गहराई से अंतरिक्ष यान की स्थिति जांचनी शुरू की। उसी समय जोरदार टक्कर से ब्रायन भी नींद से जाग उठा। जब उसने देखा कि अंतरिक्ष यान प्रोडिजी कंपनी के क्षेत्र में गिरा है, तो ब्रायन ने तुरंत यह जानकारी वेलैंड तक पहुंचा दी। यह हालात चोरी छुपे अपने भाई पर नजर रख रही वेंडी ने भी देख ली। अपने परिवार की चिंता में वह तुरंत प्रोडिजी के पास पहुंची और उससे विनती की कि उसे भी मौके पर भेजा जाए। उधर प्रोडिजी भी अपने प्रयोगों के परिणामों की परीक्षा करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत फैसला किया कि एक कर्नल के नेतृत्व में 6 हाइब्रिड्स मानवों को बचाव मिशन पर भेजा जाए। मगर उन्हें यह पता ही नहीं था कि अंतरिक्ष यान के अंदर पहले ही घातक खतरा पैदा हो चुका था। इस बीच 2 सैनिक जहाज के अंदर खोज कर रहे थे। जल्द ही उन्हें जमीन पर पड़ी लाशें दिखाई दी, लेकिन जब वे ध्यान से देख रहे थे, उन्होंने यह नहीं देखा कि एक भयानक कीड़ा रेशमी धागे से फिसलते हुए उनकी पीठ पर आ गिरा। वह तुरंत उनकी वर्दी के कॉलर से भीतर घुस गया। दोनों सैनिकों का ध्यान बक्सों में रखे दूसरे जीवों ने खींच लिया, इसलिए उन्हें अपने शरीर पर हो रहे इस अजीब बदलाव का पता ही नहीं चला। पर कोई था जिसे यह मंजूर नहीं था कि वे लोग जिंदा बाहर निकल जाए। ब्रायन बंदूक ताने पीछे से सामने आ गया। मजबूरी में दोनों सैनिकों ने हथियार डाल दिए और ब्रायन ने उन्हें बांध दिया। कुछ देर बाद वह जीव फिर बाहर निकल आया। असल में ब्रायन का मकसद उन्हें बचाना नहीं था, बल्कि इस बात को रोकना था कि कोई भी नमूना जहाज से बाहर न भाग सके। अगर ऐसा हो गया तो गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण की भारी कीमत व्यर्थ हो जाती और पूरा मिशन असफल मान लिया जाता। इंसानों की जान उसकी नजर में कोई मायने नहीं रखती थी। जल्द ही वह कीड़ा सैनिक की गर्दन पर चिपक गया। थोड़ी ही देर में उसकी चीखें थम गई और उस राक्षस का शरीर तेजी से फूलने लगा। साथ ही सैनिक केवल बंधे बंधे छटपटाता रहा। अगले ही पल वह जीव उसकी ओर भी झपटा। दूसरी ओर मार्टिन की टुकड़ी अब तक किसी खतरे से नहीं टकराई थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ अजीब देखा। एक स्लीप पॉड में पड़ी लाश की छाती में बड़ा सा छेद था, मानो कोई चीज उसके सीने को चीरकर बाहर निकली हो। जमीन पर बहे खून के निशान देखकर तीनों तुरंत चौकन्ने हो गए और उनका पीछा करने लगे, मगर उन्हें यह पता नहीं था कि अंधेरे में एक परछाई उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। कुछ ही देर में वे लोग एक टूटे हुए छेद से बाहर निकलकर जहाज से बाहर आ गए। क्योंकि जहाज एक 100 मंजिला इमारत में आकर गिरा था, इसलिए अब वे उसी इमारत के अंदर थे। घबराए हुए उन्होंने सीढ़ियों के दरवाजे को खोला, मगर कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। सिर्फ लगातार गिरती रेत इशारा कर रही थी
थी कि इमारत जल्द ही ढह सकती है। तीनों ने सोच विचार कर तय किया कि नीचे जाकर तलाश जारी रखेंगे और साथ ही देखेंगे कि इमारत के लोग निकाले जा चुके हैं या नहीं। लेकिन इमारत की हालत बहुत खराब थी, इसलिए थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनका रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। स्थिति देखकर कप्तान ने सबसे पहले नीचे छलांग लगा दी। एक और सैनिक तुरंत पीछे से कूद गया। मार्टिन भी छलांग लगाने ही वाला था कि अचानक ऊपर से चिपचिपा तरल टपक कर उसके कंधे पर गिरा। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह चीज उसी छेद में छिपी है। उसने बंदूक निकाली और उसे मार गिराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने भयानक एलियन को देखा, मार्टिन ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया और तुरंत छलांग लगा दी। क्योंकि छलांग बहुत जल्दबाजी में लगाई गई थी और पीछे से दुश्मन पीछा कर रहा था, वह अपने साथियों तक नहीं पहुंच सका और सीधे अगले तल पर जा गिरा। मगर मार्टिन के पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि एलियन भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह दौड़ा और जैसे ही एलियन उस पर झपटा, मार्टिन तुरंत लिफ्ट में घुसकर बच निकला। प्रोडिजी की भेजी हुई हाइब्रिड इंसानों की टीम इमारत के अंदर पहुंची। कर्नल जियान ने वेंडी और थॉमस को इमारत में भेजा, जबकि खुद बाकी लोगों को लेकर स्पेसशिप की ओर जांच करने निकल गया। जैसे जैसे वेंडी गहराई में जाती गई, उसके भीतर की बेचैनी और बढ़ती गई। इसी दौरान वेलैंड ने प्रोडिजी से संपर्क किया और कहा कि तुम्हारी इमारत में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वह कर देगी, बस उसे अपना स्पेसशिप वापस चाहिए। लेकिन प्रोडिजी ने सीधे इनकार कर दिया। वेलैंड का इतना विनम्र और उत्सुक रवैया साफ दिखा रहा था कि उस जहाज के अंदर की चीज बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात वैज्ञानिक रूप से बेजोड़ प्रोडिजी की जिज्ञासा को और भड़का देती है। उसने तय कर लिया कि वेलैंड का राज उसे हर हाल में हासिल करना है। वह तुरंत निगरानी कैमरों की फुटेज देखने लगा। इस समय तक बचाव दल पहले ही जहाज के अंदर पहुंच चुका था। जल्द ही उन्होंने एक विशाल फूल जैसा ढांचा देखा। उसकी बंद कलियों से आवाजें आ रही थी। उस परग्रही जीव को देखकर प्रोडिजी बेहद उत्साहित हो गया। कर्नल जियान ने सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी से कोई कंटेनर ढूंढे जिसमें इसे रखा जा सके। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि पहले से बंधे हुए 2 सैनिकों की लाश वहां पड़ी थी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उनकी लाशों पर चिपका हुआ मोटा और विकृत सा राक्षस अचानक रेंगते हुए दूर भाग निकला। हालांकि उन सैनिकों के पास आम इंसानों से कहीं अधिक ताकतवर शरीर थे, मगर मानसिक रूप से वे अब भी बच्चे ही थे। यह दृश्य देखकर वे डर के मारे लगातार पीछे हटने लगे। तभी उन्हें दूसरी तरफ से भी हलचल सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक बिल्ली जमीन पर लगातार खरोंच रही थी, लेकिन जब वह मुड़ी तो उसके शरीर का आधा हिस्सा पहले ही सड़ चुका था और आंखें असामान्य रूप से बड़ी हो गई थी। अगले ही पल उत्तेजित होकर उस बिल्ली के भीतर से एक डरावना जीव बाहर निकल आया। असल में वह आंख किसी ऑक्टोपस जैसे राक्षस का सिर था। सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह ऑक्टोपस आंख तेजी से दीवारों पर चढ़कर उनकी ओर झपटा। सौभाग्य से एनी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और हाथ से उसे रोक दिया, फिर एक झटके में उसे दूर फेंक दिया। इसी बीच उधर लिफ्ट से निकले डरे सहमे मार्टिन को आखिरकार एक सैनिक मिल गया। उसने घबराकर पूरी घटना बता दी, लेकिन चर्चा आगे बढ़ पाती उससे पहले बगल वाले कमरे से आवाजें आने लगी। असल में वहाँ कुछ लोग शराब पीकर इतना हंगामा कर रहे थे कि इतनी गंभीर घटना होने पर भी उन्हें पता नहीं चला। नशे में धुत घर का मालिक चेतावनी सुनकर भी नहीं माना और दरवाजा बंद कर दिया। मार्टिन ने घबराकर फिर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अचानक वही भयानक परछाई फिर सामने आ गई। उस एलियन ने सैनिक को वहीं ढेर कर दिया। गुस्साए मकान मालिक ने दरवाजा खोल दिया और उसी क्षण उसने भी यह डरावना दृश्य देख लिया। राक्षस ने एक लाश उछालकर फेंकी जो सीधे मार्टिन से टकराई और वह जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से एलियन का इस बार वह निशाना नहीं बना, बल्कि घर के भीतर चीखते लोगों पर टूट पड़ा। कुछ ही क्षणों में खून खराबे के बाद कमरा पूरी तरह शांत हो गया। यह देख मार्टिन ने तुरंत जमीन से बंदूक उठा ली। अब उसके हाथ में बंदूक थी जिसने उसे हिम्मत दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, मगर अगले ही पल एलियन उस पर टूट पड़ा और उसे जमीन पर दबोच लिया। इसी नाजुक घड़ी में जहाज के सामान की रक्षा करने वाला ब्रायन वहां आ पहुंचा। उसने बिजली का झटका देकर एलियन को बेहोश कर दिया और घसीटकर अलग कर दिया। मार्टिन धन्यवाद भी कह पाता। ब्रायन ने मार्टिन को भी झटका दे दिया। कई सारी डेथ लाइंस मृत्यु जाल जैसी डोरियां शूट होकर एलियन को जकड़ लेती हैं, फिर उसे उठाकर ब्रायन ले जाता है। इस दौरान उन्होंने बेहोश पड़े मार्टिन की तरफ एक नजर तक नहीं डाली। जैसे ही ब्रायन जाने की तैयारी में था, तभी हथियारबंद सैनिकों का एक दल वहां आ पहुंचा। ब्रायन ने तुरंत सफाई दी कि थैले में सिर्फ सामान है, लेकिन अगले ही पल वह थैला अचानक हिलने लगा। संदेह होने पर सैनिकों ने तुरंत बंदूकें तान दी। ब्रायन के पास कोई रास्ता नहीं था, बस चुपचाप खड़े रहे। मगर अगले ही सेकंड पूरी सैनिक टुकड़ी का सफाया हो गया। एलियन ब्रायन के पीछे खड़ा था। ब्रायन चुपचाप चाकू निकालकर जान की बाजी लगाने को तैयार था, लेकिन आवाज सुनकर पहुंचे अन्य सैनिकों ने अनजाने में ही उसकी जान बचा दी। इधर जब वेंडी और थॉमस वहां पहुंचे तो पूरा फ्लोर लाशों से पटा हुआ था। बेहोश पड़ा मार्टिन इस बार किसी तरह बच गया और आखिरकार वेंडी अपने भाई को खोजने में सफल हुई। उधर आवाज सुनकर कर्नल भी अपनी टीम के पास पहुंचे। कर्नल ने सीधे ढक्कन नहीं खोला, बल्कि प्रयोगशाला के कंप्यूटर कनेक्टर को खींच निकाला और अपने हाथ के इंटरफेस से जोड़ा। तब जाकर पता चला कि वह भी एक मिथकीय मानव है और इसी वजह से उन्हें इन समस्याग्रस्त बच्चों का नेतृत्व सौंपा गया था। लेकिन तभी वह अजीब सी फूलनुमा आकृति अचानक खिल उठी और उसकी जीभ बाहर निकल आई। सामान्य इंसान ऐसी हालत में तुरंत भाग खड़ा होता, लेकिन टॉम आधा मानव होने के कारण आदेश पर अड़ा रहा और घूरता रहा। आखिरकार साथी के बुलावे पर वह वहां से निकल गया। इसी बीच कर्नल ने एक और ज्यादा महत्वपूर्ण जगह खोज ली और तुरंत एक आदमी को वहां
भेजा, साथ ही वेंडी और उसकी टीम को भी मदद के लिए बुला लिया। रास्ते में वेंडी ने मॉर्टिन को सच्चाई बताई और दोनों भाई बहन इस कठिन माहौल में आखिरकार मिल गए। जल्द ही सब लोग उस जगह पहुंचे और वहां अनगिनत एलियन अंडे पड़े थे। खतरे को भांपकर एलियन तुरंत उस ओर लपका। यह देखकर वेंडी को फिर वही खतरनाक आभास हुआ, लेकिन असली खतरा इन अंडों से नहीं था। अगले ही पल एलियन अचानक फिर प्रकट हुआ और मार्टिन पर झपट पड़ा। घबराकर वेंडी ने थॉमस को अंडों पर नजर रखने के लिए कहा और खुद अपने भाई को बचाने भागी। आगे उसके लिए कौन सा खतरा इंतजार कर रहा है, ये अभी कोई नहीं जानता। और वहीं अंडों की रखवाली कर रहे थॉमस के साथ क्या कोई अनहोनी होने वाली है? यह सब जानने के लिए हम चलते हैं तीसरे एपिसोड में। कहानी पिछले भाग से आगे बढ़ती है। भाई को ले जाए जाने के बाद वेंडी तुरंत उसके पीछे भागी और जल्दी ही जहाज के क्रैश साइट पर पहुंची। चारों तरफ एलियन की दहाड़ें गूंज रही थी। उसने सतर्क होकर तलवार निकाली और जोर से भाई का नाम पुकारा। तभी मार्टिन की चीखें डिब्बे के भीतर से सुनाई दी। वेंडी ने कुछ सोचे बिना सीधे अंदर छलांग लगा दी। वहां उसने देखा कि मार्टिन एलियन की चिपचिपी लार से दीवार पर चिपका हुआ था। यह साफ तौर पर शिकार फंसाने का जाल था, लेकिन भाई को बचाने की बेचैनी में वेंडी पीछे नहीं हटी। उसी वक्त एलियन ने पूरी तरह से दरवाजा बंद कर लिया। अब वेंडी को ही भाई की रक्षा करनी थी। एलियन भी खतरा भांप चुका था। इस बार वह सीधे सामने से हमला करने के बजाय ऊपर से डिब्बे की छत पर चढ़कर घात लगाने लगा। धीरे धीरे पास आते उसके कदमों की आहट सुनकर वेंडी ने अब और इंतजार नहीं किया। वेंडी ने तुरंत तलवार एलियन के शरीर में धंसा दी। हरे रंग का खून दरारों से बहने लगा और उसमें मौजूद तेजाब ने तुरंत लोहे को गलाना शुरू कर दिया। मार्टिन ने फौरन अपनी बहन को धक्का देकर बचाया और खुद जल्दी से खून से सने कपड़े उतार दिए, लेकिन अगले ही पल डिब्बा पलट गया। वेंडी सीधे उस गली हुई बड़ी दरार से बाहर जा गिरी। यह देख मार्टिन ने खतरे की परवाह किए बिना एक लोहे का हुक उठाया और पीछे भागा, मगर तभी घात लगाए बैठे एलियन ने उसे पकड़ लिया। कुछ ही देर में मार्टिन फिर से जमीन पर गिरा दिया गया। जैसे ही एलियन ने अपना डरावना मुंह बढ़ाया, वेंडी ने फौरन लोहे के हुक से उसे भेद डाला। दर्द से तड़पता एलियन पागलों की तरह छटपटाने लगा, लेकिन चाहे जितनी ताकत लगाए वह वेंडी की पीछे खींचने की ताकत को रोक नहीं पाया। असल में उनके पीछे एक गोदाम था। अगर उसका दरवाजा बंद कर दिया जाए तो राक्षस अंदर फंस सकता था। वेंडी ने एलियन को घसीटकर गोदाम के अंदर फेंक दिया। मार्टिन ने तुरंत बटन दबाया, लेकिन उसी पर एलियन ने जोर से अपने जबड़े काट लिए और दरवाजा बंद होते होते उसने अपनी पूंछ से वेंडी को भी अंदर खींच लिया। बेचैन मार्टिन ने दोबारा दरवाजा खोला तो सामने वही नजारा देखकर दंग रह गया। एलियन का सिर कटा शव पड़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस घातक लड़ाई में आखिरी जीत वेंडी की होगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी बहन की हालत कुछ ठीक नहीं है। उसके सिर से बहुत सारा मस्तिष्क द्रव टपक रहा था। मार्टिन उसके पास पहुंचा ही था कि मार्टिन ने भी मुंह से खून उगल दिया और फिर सीना पकड़कर वेंडी के पास ही बेहोश हो गया। उसी समय अंडों के पास पहरा दे रहा थॉमस अचानक पास से कुछ आवाज सुनता है। वह घबराकर चाकू निकाल लेता है, लेकिन अगले ही पल उसका साथी टॉम आराम से बाहर निकल आता है। थॉमस ने चैन की सांस ली और हंसते खेलते उसके साथ मजाक करने लगा, मगर तभी ब्रायन बंदूक लिए आ धमका। पूछताछ करने पर उसे लगा कि दोनों बच्चों जैसे बर्ताव कर रहे हैं। वह तुरंत समझ गया कि ये लोग हाइब्रिड इंसान हैं। उन पर सीधी ताकत शायद बेअसर हो, लेकिन शब्दों की धमकी असर डाल सकती है। वास्तव में दोनों ब्रायन की बातों से डर गए और चुपचाप अपने दिमाग का डेटा उसे निकालने दिया। तभी उन्हें पता चला कि ब्रायन एक बायोमैकेनिकल इंसान है। असल में वह अधूरा प्रयोग था। उस जमाने की तकनीक पूरी तरह उन्नत नहीं थी। उसके पास जैव यांत्रिक शरीर था जो आदेश मानने को मजबूर था। इसीलिए जब उसने देखा कि अब नई तकनीकें मजबूत शरीर और स्वतंत्र सोच दोनों दे रही हैं, तो उसका मन पूरी तरह टूट गया। तभी कर्नल आराम से वहां आ पहुंचा। कर्नल की ठंडी निगाहों से वातावरण अचानक तनावपूर्ण हो उठा। कीट अंडे भी मानो प्रतिक्रिया में खुलने लगे। हालात बिगड़ते देख ब्रायन ने सीधे भागने का फैसला किया और मौत के मुंह से निकल गया। इस टकराव में प्रोडिजी कंपनी को अस्थायी बढ़त मिली। उन्होंने जहाज के भीतर से सारा सामान समेट लिया और शोध के लिए ड्रीम आइलैंड ले गए। फौरन वेंडी की मरम्मत प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। प्रोडिजी ने बस उससे 2-4 सवाल पूछे और चला गया, क्योंकि अब उसकी दिलचस्पी कहीं और थी। मगर प्रोडिजी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह आजाद छोड़ा गया कीट अंडा कितना खतरनाक है। सौभाग्य से कर्नल ने जहाज के कंप्यूटर से जुड़कर इस जीव के हमले के तरीके समझ लिए। कर्नल ने यह निष्कर्ष निकाला कि एलियन केवल इंसानों के शरीर के भीतर ही पनप सकते हैं। यह सुनते ही प्रोडिजी ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। दूसरी ओर स्पेस शिप से भाग निकले ब्रायन ने कंपनी को रिपोर्ट भेजी, लेकिन उसके मिशन की शुरुआत से अब तक 65 साल बीत चुके थे। इस समय बेलांड के मालिक बदल चुके थे। अब उनकी पोती कंपनी चला रही थी। ब्रायन ने उससे एक और मौका मांगा। स्पेसशिप के सामान को लेकर आने का ब्रायन अपने काम पर लग गया। थोड़ी ही देर बाद टीवी देख रहे थॉमस ने अचानक किसी की आवाज सुनी, लेकिन कमरे में तो वह अकेला था। असल में ब्रायन ने नेटवर्क हैक करके उससे संपर्क किया था। लाओ हेई ने पहले की घटनाओं के लिए माफी मांगनी चाहिए और सच्चे दिल से कहा कि वह उससे दोस्ती करना चाहता है। उधर वेंडी आखिरकार बेहोशी से जाग उठी, लेकिन जैसे ही वह उठी उसे फिर से तीव्र खतरे का आभास हुआ। हालांकि यहाँ तो ड्रीम आइलैंड था, जहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी थी। उसे पता नहीं था कि इसी समय कर्नल अपनी टीम के साथ
साथ एक एलियन अंडे को काट रहा था। अंदर देखा गया कि फेस हगर पतली झिल्ली के पीछे बेकाबू होकर हिल रहा था। प्रयोगशाला में जाते ही वेंडी बेहोश होकर गिर पड़ी। इस बीच कर्नल ने आखिरकार एलियन भ्रूण निकाल लिया। उसी समय मार्टिन का भी ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टरों ने उसकी आंतें बाहर निकाली और फिर एलियन भ्रूण को उसके साथ रख दिया। जैसे ही भ्रूण को पास रखा गया, वह 2 चक्कर घूमकर तुरंत अंदर घुस गया और बढ़ने लगा। अत्यधिक खतरे की इस लहर ने बेहोश पड़ी वेंडी को भी अनियंत्रित रूप से झटके दिला दिए। लगता है कि प्रोडिजी अब मृत्यु के मार्ग पर आगे बढ़ चुका था।